Jai Bhim friends, Jai Bhim. I am Dr. A.S. Kandare. Here I am going to present a presentation titled Discussion a Democratic Process. चर्चा एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया. So this is the title of our discussion. First of all, we shall see what is thought. विचार क्या होता है, ये प्रथम हम देखेंगे. तो डिक्शनरी में इसकी व्याख्या दी गई है. थॉट इज़ प्रोडक्ट ऑफ मेंटल एक्टिविटी और थिंकिंग. तो विचार यह एक हमारे मस्तिष्क की जो कृति होती है, जिसे हम थिंकिंग कहते हैं, विचार कहते हैं, ये हमारे ब्रेन का प्रोडक्ट है. सो देयरफॉर थॉट इज़ नथिंग बट ए प्रोडक्ट ऑफ आवर ब्रेन. It is also defined as an abstract thing generated by brain. तो विचार जो होता है हमारे ब्रेन का एक प्रोडक्ट होता है, हमारे मस्तिष्क से निकला हुआ एक जिसे हम वस्तु तो नहीं कह सकते हैं, बिकॉज इट इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट थिंग, जिसे हम स्पर्श नहीं कर सकते हैं, जिसे हम देख नहीं सकते हैं. इस प्रकार का ये एक विचार होता है, एक वस्तु हो सकती है. तो ये थॉट होता है, यानी कि हमारे ब्रेन से जो भी क्रिएट होता है उसे हम थॉट कह सकते हैं. सो दिस इज़ द बेसिक डेफिनेशन ऑफ थॉट. नाउ थॉट, डिस्कशन एंड ऑर्गेनाइजेशन, ये तीन महत्वपूर्ण बातें हैं जो लोकतंत्र में होती हैं. So these are the basic things that occur in democracy. So विचार बहुत महत्वपूर्ण होता है. विचारों से ही डिस्कशन होता है और डिस्कशन से ही ऑर्गेनाइजेशन बनता है. तो एक इस प्रकार का ये सूत्र है यहाँ पर. थॉट इज़ बेसिस ऑफ एनी डिस्कशन. तो ये पहली बात हमें समझना है कि थॉट जो होता है, कि विचार जो होता है, वो किसी भी चर्चा का एक मूलभूत अंग होता है. इट इज़ अ बेसिस ऑफ डिस्कशन. डिस्कशन इज़ द बेसिस ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन. कोई भी संगठन होता है, या यूनियन होता है, या पार्टी होती है, उसका भी बेस थॉट होता है. क्योंकि बहुत सारे लोग जब इकट्ठा आते हैं तो अनेक प्रकार के विचार इकट्ठा आते हैं और डिस्कशन होता है. तो ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे लोगों के बहुत सारे विचार होते हैं, तो डिस्कशन होता है. सो देयरफॉर थॉट इज़ द बेसिस ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन. सो डिफरेंट पीपल्स, वैरायटी ऑफ पीपल्स कम टुगेदर एंड फॉर्म ए यूनियन और ऑर्गेनाइजेशन. और ये ऑर्गेनाइजेशन बनता है लोगों का. बहुत सारे लोग इकट्ठा आते हैं तो उनके बहुत सारे विचार भी होते हैं. सो यू कैन सी हियर, दिस इज़ द असेंबली ऑफ पीपल एंड सिमिलरली असेंबली ऑफ थॉट्स. तो यह एक महत्वपूर्ण बात है जिसे हमें ध्यान में लेनी होगी. लोग इकट्ठा आते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में तो उनके विचार भी वहाँ पर आ जाते हैं. सो देयरफॉर थॉट इज़ द बेसिस ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन. अभी ऑर्गेनाइजेशन का जो बेसिस होता है वो थॉट होता है. देयरफॉर थॉट इज़ द बेसिस ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा हम कह सकते हैं. ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व्स मेनी पीपल विथ मेनी थॉट्स. तो जैसा कि मैंने यहाँ बताया कि जितने लोग हैं उतने विचार आए. सो वेरिएशन इन पीपल, सो वेरिएशन इन थॉट्स. तो चर्चा होनी ही है, इज़न्ट इट? अनेक विचार जब इकट्ठा आते हैं तो डिस्कशन होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. तो ये बात हमें यहाँ समझनी होगी. मेनी थॉट्स टेंड टू कॉन्फ्लिक्ट. जब अनेक विचार एक जगह आते हैं तो एक किस्म का कॉन्फ्लिक्ट या संघर्ष होता है. ये भी बात हमें ध्यान में लेनी होगी. किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी संगठन में, किसी पार्टी में जब बहुत सारे लोग इकट्ठा आते हैं तो उनके विचार लेकर आते हैं, और जब बहुत सारे विचार इकट्ठा आते हैं
तो वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है, विचारों का संघर्ष हो सकता है, एक विचार दूसरे विचारों से टकरा भी सकता है। तो इस टकराव को कैसा कम किया जाए, ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस प्रेजेंटेशन की। बहुत सारे लोग, बहुत सारे विचार है, तो विचारों में टकराव हो सकता है, कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है, इज़न्ट इट, झगड़ा हो सकता है। इस झगड़ा और टकराव को, विचारों का जो कॉन्फ्लिक्ट है, विचारों का जो संघर्ष है, उसे कैसे मिनिमाइज़ या ऑप्टिमाइज़ किया जाए, यह हमारे इस प्रेजेंटेशन का मुख्य अंग है और मुख्य बात है, बेसिस है। तो उसको हम थोड़ा सा देखेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन में जब कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उसको कैसे कम किया जाए या मिनिमाइज़ किया जाए या फिर ऑप्टिमाइज़ किया जाए। सो लेट अस सी ऑर्गेनाइजेशन, संगठन। तो संगठन एक बड़ी बात होती है समाज के अंदर। संगठन अगर है तो लोग सुरक्षित महसूस करते हैं खुद को, और संगठन बहुत ज़रूरी होता है। तो इस संगठन को बनाए रखने के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी है, क्योंकि संगठन में ओपिनियंस और आइडियोलॉजीज़ होते हैं। ओपिनियंस और आइडियोलॉजीज़ जब इकट्ठा आती हैं तो अलग अलग विचारों का वहाँ संगम होता है। बहुत सारे विचार बहुत सारे लोगों के साथ आते हैं, बहुत सारे ओपिनियंस वहाँ आ जाते हैं, आइडियोलॉजी के ऊपर डिस्कशन होता है, तो वहाँ पर मतभेद होना, मतभिन्नता होना लाजमी है। तो इस प्रकार से ये ओपिनियन और आइडियोलॉजीज़ जो होती है वो संगठन के अंदर उसका बेस होता है। तो ये ओपिनियंस और थॉट्स जो होते हैं वो बहुत सारे लोग अपने अपने थॉट्स रखते हैं, लेकिन संगठन के अंदर थॉट का कोऑर्डिनेशन होना ज़रूरी है, यानी कि समन्वय होना बहुत ज़रूरी है। सो डिफरेंट थॉट्स विल कॉन्फ्लिक्ट विथ ईच अदर। तो विचारों का टकराव जब होता है वो होना नहीं चाहिए। तो वहाँ क्या होना चाहिए, विचारों का समन्वय होना चाहिए। सो शुड कोऑर्डिनेट अमॉन्ग इटसेल्फ। बहुत सारे थॉट जब इकट्ठा आते हैं तो वहाँ पे कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है। अगर कोऑर्डिनेशन है तो साथ में कोऑपरेशन भी बहुत ज़रूरी है, सहकार्य, इज़न्ट इट। यानी कि विचारों का कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन, सहकार्य जिसे हम कह सकते हैं, ये होना ज़रूरी है। अगर ऐसा होता है तो अल्टीमेटली वहाँ यूनिसन हो सकता है, विचारों की एक वाक्यता हो सकती है, मत ऐक्य हो सकता है, और फिर संगठन टिक सकता है। तो ये एक छोटा सा फार्मूला है, एक सूत्र है अलग अलग विचारों को एक जगह बांधे रखने के लिए। सो दिस इज़ द a kind of protocol that all the members of an organization should follow. अब ये जो है तो इट इज़ अ साइक्लिक प्रोसेस। ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो प्रोसेस होती है ये साइक्लिक प्रोसेस है। आइडियोलॉजीज़, थॉट्स, ये जो होते हैं तो इसका एक साइकिल होता है चर्चा के माध्यम से। आइडियोलॉजीज़, ओपिनियंस, इसके बीच में बहुत सारे लोगों के बीच में ये चर्चा होती है और चर्चा होनी चाहिए। अगर संगठन में मतलब एक और यूनिसन रखना है, यूनिफॉर्मिटी रखना है, कोई एक लक्ष्य को साध्य करना है, तो वहाँ पर चर्चा होना ज़रूरी है। सो देयरफॉर डिस्कशन इज़ द बेसिस ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। सो इस तरह से ये साइक्लिक प्रोसेस होनी चाहिए थ्रू coordination, cooperation, and ultimately it will form unison और मत ऐक्य। लेकिन उसके लिए ये प्रोसेस है जिसे हम कह सकते हैं कि डिस्कशन या चर्चा। अब ये चर्चा होते होते मत भिन्नता भी हो सकती है, डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन भी आ सकते हैं। बहुत सारे लोगों के अलग अलग विचार होते हैं, तो विचारों में मतभेद होना लाजमी है, इज़न्ट इट। तो विचारों में कॉन्फ्लिक्ट होता है, विचारों में टकराव होता है, ये होता ही है हर एक ऑर्गेनाइजेशन में। तो इसके ऊपर क्या उपचार है, इसके ऊपर क्या सॉल्यूशन है, ताकि डिफरेंसेस को मिनिमाइज़ किया जा सके, कम से कम
डिफरेंसेस वहाँ पर हो ताकि ऑर्गेनाइजेशन में बिगाड़ ना हो। तो यहाँ पर ये बात है कि जहाँ जब जब डिफरेंसेस हो गए, विचारों में मतभेद होगा, तो फिर से हमें डिस्कशन की तरफ ही आना होगा। यही उपचार उसके ऊपर है, क्योंकि डेमोक्रेसी में डिस्कशन बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो जब भी विचारों में मतभेद होगा, whenever there is differences of opinion, there should be discussion, isn't it? तो ऑर्गेनाइजेशन टिका रहेगा। जब डिस्कशन होगा तो मतऐक्य फिर से इस्टेब्लिश होगा और फिर ये ऑर्गेनाइजेशन बना रहेगा। सो दिस इज़ द थिंग दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि मतभेद हो, चर्चा करें और ऑर्गेनाइजेशन को बचाए रखें। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हम देखते हैं कि ये मतभेद बहुत तीव्र स्वरूप के हो जाते हैं, बहुत ही एक्सट्रीम मतभेद हो जाते हैं, तो फिर संगठन को खतरा पैदा हो जाता है। तो जब ये डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन निगेटिव मार्ग की तरफ चले जाते हैं, निगेटिविटी उसमें आ जाती है और उसका उल्टा एक पाथवे शुरू हो जाता है। ये तो सीधा पाथवे है जिससे ये संगठन बचा रहेगा, isn't it? लेकिन कभी कभी ऐसा उल्टा भी हो सकता है, निगेटिविटी आ जाती है और डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जब डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो उसे हम मत भिन्नता कहते हैं और जिसे हम डिस्कॉर्डेंस कहते हैं। तो ये भी प्रक्रिया हो सकती है, कई संगठन टूट जाते हैं इसकी वजह से, isn't it? So differences of opinion when intensifies, it results into discordance, and this discordance in further intensification, it results into dissent. तीव्र मत भिन्नता हो जाती है। मत भिन्नता और बढ़ गई तो उसे कहेंगे हम तीव्र मत भिन्नता। डिस्कॉर्डेंस ज़्यादा होते हैं तो इट विल बिकम डिसेंट, और ज़्यादा हो जाते हैं ये डिसेंट, इसकी तीव्रता और बढ़ जाती है तो द्वेष पैदा हो जाता है, डिस्पाइज कहते हैं। तो व्यक्ति में द्वेष पैदा हो जाता है। अब वहाँ पर वो विचार जो इतने टकराव हो जाता है विचारों का कि व्यक्ति एक दूसरे का द्वेष करने लग जाते हैं। सो डिस्पाइज इज़ कमिंग इनटू पिक्चर नाउ। तो देखिए, जब झगड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है विचारों का तो इसकी तीव्रता जैसे बढ़ते बढ़ते आगे जाएगी तो द्वेष होने लगेगा। एक व्यक्ति जिसका विचार दूसरे व्यक्ति से मेल नहीं खाता है तो ये दोनों व्यक्ति एक दूसरे का द्वेष करने लगे, दे विल डिस्पाइज ईच अदर, ऐसा हम कह सकते हैं। और फिर आगे बढ़ते बढ़ते वो एक दूसरे के विरोधक बन जाते हैं, एडवर्सरी बन जाते हैं। और फिर एडवर्सरी बनने के बाद अंत में वो एक दूसरे के शत्रु बन जाते हैं, दे बिकम एनिमी ऑफ ईच अदर। सो दिस इज़ द नेगेटिव प्रोग्रेशन ऑफ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। तो ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन और विचारों का मतभेद जब इस तरह बढ़ते बढ़ते चले जाएगा तो अंत में वो जो दो विचारक है, दो व्यक्ति के विचार जिनके विचार एक दूसरे से मेल नहीं खाते, वो एक दूसरे के शत्रु बन जाते हैं और फिर ऑर्गेनाइजेशन में अलगाववाद की भावना पैदा हो जाती है। सो देयर इज़ एलियनेशन इन ऑर्गेनाइजेशन। सो you can see this is the positive process of preserving the organization, and this is the negative process which cause schism or fragmentation in organization। तो ऑर्गेनाइजेशन टूटने की ये प्रक्रिया है, ऑर्गेनाइजेशन बनाए रखने की ये साइक्लिक प्रोसेस है। तो इस प्रकार से अब ये अगर इस प्रकार से अगर मतभेद ज़्यादा बढ़ते चले जाएगा तो व्यक्ति एक दूसरे के इतने विरोधक हो जाएंगे कि अंत में वो एक दूसरे के शत्रु भी बन सकते हैं। तो फिर इस पे उपचार क्या है? अगर ये निगेटिविटी ऑर्गेनाइजेशन में बढ़ती है तो उसके लिए क्या सोल्यूशन है, इज़ इट? अब ये जैसा बढ़ेगा है इस तरह से ये निगेटिविटी बढ़ती जाएगी तो ऑर्गेनाइजेशन टूटता जाएगा और अल्टीमेटली द ऑर्गेनाइजेशन विल गेट डिसऑर्गेनाइज्ड। सो ये ऑर्गेनाइजेशन का इधर इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि डिसऑर्गेनाइजेशन हो गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये डिसऑर्गेनाइजेशन हो जाता है
जब ये मत भिन्नता इस तरह बढ़ते बढ़ते चले जाएगी, तो इसके ऊपर क्या उपचार है? व्हाट इज़ द सॉल्यूशन टू रेक्टिफाई दिस निगेटिविटी? तो मेरे ख्याल से इसको करेक्टिव मेजर है, जिसे हम रिपेयर कहेंगे। सो आई हैव शोन दिस एरो, और मैंने यहाँ पर नीचे लिखा है रिपेयर। तो इसको दुरुस्त किया जा सकता है, इज़न्ट इट? ये डिसऑर्गेनाइजेशन हो गया है, सो दिस डिसऑर्गेनाइजेशन कैन बी रिपेयर्ड। तो इसका रिपेयर भी हो सकता है। तो ये रिपेयर की प्रोसेस ऐसी है, लेकिन ये प्रोसेस सीधा ऐसा नहीं जाएगा। तो इसके लिए कुछ बातें हैं, वो हमें यहाँ पर इंट्रोड्यूस करनी चाहिए। जिसे हम कहेंगे कि ये 1 और 2, ये 2 बातें हैं जिसे मैंने टूल्स कहा है, isn't it? ये हथियार है, नंबर 1, नंबर 2। सो दीज आर द 2 tools that can be applied here to repair the disorganized organization, and I call this particular tool, these 2 tools, dissent diffusing tool. So here you can see, इसको मैंने नाम दिया है डिसेंट डिफ्यूजिंग टूल। तो जो मतभिन्नता आई है उसको डिफ्यूज़ करने के लिए, उसका निस्सारण करने के लिए ये 2 हथियार काम आते हैं। तो ये क्या हथियार क्या है? तो आप देखेंगे यहाँ पर डायलॉग, संवाद, और फिर से आ गई चर्चा, डिस्कशन। तो ये 2 ही टूल जो है तो लोकशाही के अंदर, लोकतंत्र के अंदर काम करते हैं। किसी भी मतभिन्नता को या किसी भी विरोधक जो तैयार होते हैं उनको फिर से ऑर्गेनाइजेशन में लाने के लिए दीज आर द 2 इम्पॉर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट टूल्स दैट कैन बी अप्लाइड। तो डिसेंट डिफ्यूजिंग टूल्स, इस प्रकार से इसको हम कह सकते हैं। तो कोई और जादू नहीं हो सकती यहाँ पर, कोई दूसरा टूल यहाँ पर काम नहीं आएगा। तो डायलॉग, संवाद, बातचीत, चर्चा, तो यहाँ अप्लाई करनी होगी। लेकिन ये चर्चा करने के लिए ये जो विरोधक है, ये दोनों को या तीनों को, जो भी पार्टीज़ है उनको साथ में बैठना होगा, तो फिर रिपेयर हो सकता है, isn't it? तो डायलॉग, संवाद, isn't it? So this is the only tool। तो संवाद होना चाहिए। हम एक दूसरे से जब बात करेंगे तो जो पुरानी कड़वाहट है उसको थोड़ा सा भुला करके संवाद की शुरुआत करनी चाहिए। जब ये संवाद शुरू होगा तो क्या होगा? तो कोई अच्छा सा एक मार्ग निकल आएगा। तो ये संवाद से ये मार्ग निकल आ सकता है, isn't it? और ये संवाद कभी भी हो सकता है, isn't it? This discussion or dialogue can be done at any stage। कहीं भी, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी, एट एनी स्टेज ये संवाद हम कर सकते हैं। एडवर्जरी है तो संवाद करो, डिस्पाइज है तो संवाद करो, डिसेंट है तो संवाद करो, डिस्कॉर्डेंस है तो संवाद करो। सो हियर यू कैन सी एट एनी स्टेज यू कैन अप्लाई दिस डायलॉग। तो ये डायलॉग की प्रोसेस हम ये स्टेप पे भी अप्लाई कर सकते, ये स्टेप पे भी अप्लाई कर सकते, ये स्टेप पे भी अप्लाई और ये स्टेप पे भी अप्लाई। तो हर जगह हम ये करेक्टिव मेजर्स, डायलॉग और डिस्कशन का एप्लीकेशन करके हम ये प्रोसेस को रिवर्स कर सकते हैं, isn't it? So this process of disorganization and difference of opinion or conflict of opinion can be rectified through these steps, but there should be dialogue। तो फिर से हम डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन को नलीफाई करके फिर से हम इस प्रकार से ये चक्र चालू कर सकते हैं और ऑर्गेनाइजेशन को और या संगठन को बचाए रख सकते हैं। तो बचाना है संगठन को तो हमें कुछ बातें सीखनी होगी, isn't it? तो कभी कभी क्या हो जाता है कि 2 जो व्यक्ति होते हैं वो इतने एक्सट्रीम स्टेप्स लेते हैं कि वो एक दूसरे को एनिमीज़ यानी कि शत्रु मानना शुरू कर देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हमें संवाद शुरू करके फिर से इसको दुरुस्त करना ज़रूरी होता है। सो दिस इज़ द प्रोसेस ड्यूरिंग डिफरेंस ऑफ ओपिनियन एंड दिस इज़ द प्रोसेस टू सेव एन ऑर्गेनाइजेशन।
तो इस प्रकार से हम ऑर्गेनाइजेशन को बचा सकते हैं। लेकिन ये ऑर्गेनाइजेशन बचाने के लिए जो डिस्कशन है, तो ये डिस्कशन के लिए कुछ ज़रूरी बातें हैं। तो ये डिस्कशन कैसे होना चाहिए? डिस्कशन शुड बी रैशनल, तर्क शुद्ध डिस्कशन होना चाहिए। दो आदमी या दो पार्टीज़ जब चर्चा के लिए, डिस्कशन के लिए, संवाद के लिए बैठेंगे, तो संवाद जो होता है वो रैशनल होना चाहिए, तर्क शुद्ध होना चाहिए। इट शुड नॉट बी इरैशनल, अतार्किकता उसमें नहीं होनी चाहिए। ये पहली बात। उसके बाद में जो बात होती है वो विवेकी भाष्य होना चाहिए। इट इज़ कॉल्ड सेन टॉक, समझदारी की भाषा हमारी होनी चाहिए, विवेकी होनी चाहिए भाषा, ना कि इनसेन टॉक, अविवेकी भाष्य वहाँ नहीं होना चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि संवाद बनाए रखें और ऑर्गेनाइजेशन को बचाना है, तो इनसेन टॉक शुड बी अवॉइडेड, अविवेकी भाष्य नहीं होना चाहिए। उसके बाद में सेन टॉक के बाद में सेन लिसनिंग, विवेकी श्रवण, ये भी बहुत ज़रूरी चीज़ है, इज़न्ट इट? सामने वाला इंसान कोई अगर बात रखता है तो उसे हमें बहुत ही विवेक से उसका श्रवण करना चाहिए। सो दैट इज़ कॉल्ड सेन लिसनिंग, ये होना चाहिए। अगर असंयम है, असहिष्णुता है, दैट इज़ इम्पेशेंस एंड इनटॉलरेंस, तो बात नहीं बनेगी, isn't it? So therefore this should be avoided. उसके बाद में रीजनिंग, तार्किकता भी आनी चाहिए हमारे अंदर। अगर नहीं है तो वी हैव टू इंट्रोड्यूस दिस रीजनिंग इन आवर पर्सनालिटी। तार्किकता बहुत ज़रूरी होती है डिस्कशन के दौरान, ये इससे डिस्कशन आगे बढ़ेगा। और फिर दूसरी जो चीज़ है दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, टॉलरेशन, सहनशीलता। तो ये भी बात है, इसलिए रीजनिंग भी चाहिए, उसके बाद में टॉलरेशन भी चाहिए। ये दोनों भी बातें बहुत ज़रूरी है। अगर हमारे पास अतार्किकता है, isn't it? रीजनिंग ठीक तरह से नहीं होता है, तो ये गलत बात है। तो देयरफॉर तार्किकता यानी कि रीजनिंग ये ज़रूरी है, सहनशीलता भी होनी चाहिए, असंयम नहीं होना चाहिए, असहिष्णुता ये भी नहीं होनी चाहिए, सहनशीलता होनी चाहिए। तो फिर इससे क्या होता है कि अतार्किकता अगर है, isn't it? ये लाइन में अगर डिस्कशन जाएगा तो इट विल बी अनफ्रूटफुल डिस्कशन। इसका आउटपुट जो होगा ये प्रोसेस का, दिस आउटपुट विल बी अनफ्रूटफुल, isn't it? तो इसीलिए फ्रूटफुल अगर हम कुछ आउटपुट चाहते हैं तो डिस्कशन शुड गो इन दिस डायरेक्शन, isn't it? तो यहाँ पर ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं कि डिस्कशन ये तरीके से जाता है तो इट विल रिजल्ट इनटू फ्रूटफुल डिस्कशन। डिस्कशन ये तरीके से जाता है तो इट विल बी अनफ्रूटफुल डिस्कशन। तो ये कुछ बेसिक फंडामेंटल बातें हैं। जब कोई मतभेद होता है तो उसको सुलझाने में वी हैव टू फॉलो दिस पाथवे। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि कुछ जनरल कंसिडरेशंस होती हैं ड्यूरिंग डिस्कशन। बहुत सारे लोग ये जनरल कंसिडरेशन ध्यान में नहीं लेते हैं। सो व्हाट इज द जनरल कंसिडरेशन? सो फर्स्ट दैट इज सेन टॉक। इट इज़ ए कंसिस्टेंट, नॉन डाइग्रेसिव, पॉइंट टू पॉइंट टॉक। तो हमारी जो बातें होती है वो कंसिस्टेंट होना चाहिए, नॉन डाइग्रेसिव यानी कि बात करते करते हमारी बात भटक नहीं जाना चाहिए। बहुत सारे लोग भटक जाते हैं, isn't it? जो डिस्कशन का एक चर्चा का मुद्दा होता है वो कहीं रह जाता है और वो उनका डिस्कशन कहीं और चला जाता है। तो पॉइंट टू पॉइंट टॉक करना चाहिए। तो एक मुद्दा होने के बाद रुक जाना चाहिए और सामने वाले की बात सुननी चाहिए। सो दिस इज़ द सेन टॉक। सो दिस इज़ द फर्स्ट थिंग। नंबर 2, सेन लिसनिंग। जैसा मैंने पहले भी बताया, इट इज़ अ पेशेंस लिसनिंग टू अनदर पर्सन। इट इज़ अ फीडबैक फॉर सेन टॉक। तो ये अच्छी तरह से हम अगर उसको सुनते हैं, अच्छा श्रवण करते हैं, तो ये फीडबैक होता है हमारे अच्छी बातों के लिए, सेन टॉक के लिए। देयरफॉर लिसनिंग शुड बी वेरी साइलेंट एंड पेशेंट लिसनिंग शुड बी देयर।
रीज़निंग भी उसके आधार पे होनी चाहिए। जो मुद्दे वहाँ पर रखे जाएंगे तो उसका तर्क शुद्ध अवलोकन होना चाहिए। इट इज़ ए प्रोसेस ऑफ फीडबैक एंड रैशनल आइडियाज़ टू आउटपुट ऑफ एनी थॉट। तो कोई भी थॉट होता है उसका रीज़निंग अच्छी तरह से होना चाहिए, तर्क शुद्ध होना चाहिए। उसके बाद में एक महत्वपूर्ण बात है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात मैं कहूँगा कि मोस्ट ऑफ द पीपल फॉरगेट दिस थिंग। सो दिस इज़ द वेरी वेरी सिग्निफिकेंट पॉइंट आई वांट टू पुट बिफोर यू। तो ये क्या है कि जब जो दो लोग झगड़ा करते हैं, दो विचार एक दूसरे से टकराव खाते हैं, दो इंसान, दो पार्टीज़ के विचार एक दूसरे से जब टकराव करते हैं तो क्या होता है, तो ये मुद्दा वहाँ पे काम करता है। तो डीकपल पर्सन एंड पर्सनल थॉट्स, इज़न्ट इट? डीकपल करना चाहिए पर्सन और पर्सनल थॉट्स, इज़न्ट इट? यानी कि व्यक्ति और व्यक्तिगत विचारों को अलग करें, इज़न्ट? इसका भाषांतर भी मैंने यहाँ पर कर रखा है। व्यक्ति और व्यक्तिगत विचारों को अलग करें। सो डीकपल पर्सन एंड पर्सनल थॉट्स। ये बहुत जगह ये बात हम भूल जाते हैं कि पर्सन एंड पर्सनल थॉट्स आर डिफरेंट, इज़न्ट इट? पर्सन इज़ वन थिंग एंड पर्सनल थॉट्स इज़ ए डिफरेंट थिंग। तो ये दोनों चीज़ों को अलग रखने की क्षमता हमारे अंदर डेवलप होनी चाहिए, इज़न्ट इट? तो मैंने यहाँ लिखा है कि थॉट्स आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम ए पर्सन। थॉट्स आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम ए पर्सन। विचार एक व्यक्ति से उत्पन्न होता है, बट फैक्ट इज पर्सन इज फिजिकल एंटिटी, थॉट्स आर abstract entity. Decoupling of person and thoughts will ease protection of personal relation and opposing thoughts of that person. व्यक्ति और व्यक्तिगत विचारों को अलग करें। विचारों की उत्पत्ति व्यक्ति से होती है, लेकिन तथ्य यह है व्यक्ति एक भौतिक इकाई है और विचार एक अमूर्त इकाई है। व्यक्ति और विचारों के विच्छेद से उस व्यक्ति की निजी संबंध और विचारों की सुरक्षा आसान हो जाएगी। तो क्या होता है कि जब हम किसी व्यक्ति के विचारों को अपोज करते हैं, किसी व्यक्ति के विचारों को विरोध करते हैं, तो वो विचारों को ही विरोध होना चाहिए, उस व्यक्ति से हमारा कोई झगड़ा नहीं है। व्यक्ति को अलग रखो, उसके विचारों को अलग रखो। तो यहाँ पर ये बात समझना बहुत ज़रूरी होता है कि कोई व्यक्ति ऐसा विचार हमारे सामने रख रहा है जो विचार हमें ठीक नहीं लगता है, तो वो विचारों से हमारा झगड़ा है, वो व्यक्ति से हमारा झगड़ा नहीं है। सो दिस थिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड। सो देयरफॉर डीकपलिंग पर्सन फ्रॉम द पर्सनल थॉट, ये प्रक्रिया हमें बहुत इम्पॉर्टेंट लगती है डिस्कशन के दौरान। व्यक्ति और व्यक्तिगत विचारों को अलग करने की प्रक्रिया हमें सीख लेनी चाहिए। अगर नहीं आती है तो उसको हमारे व्यक्तिमत्व के अंदर डाल लेनी चाहिए। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये मुद्दा है, तो मुझे लगता है कि इसके ऊपर ज़्यादा गौर करना चाहिए, इज़न्ट इट? सो व्यक्ति और व्यक्ति के विचार अलग अलग रखने की कोशिश करनी चाहिए। उसके बाद में पर्सन एंड हिज थॉट्स, टू डिफरेंट थिंग्स। ये तो मैंने बताया अभी, व्यक्ति और उसके विचार दो अलग बातें हैं, दो अलग चीज़ें हैं, इज़न्ट इट? तो ये कैसे इसको डिफ्रेंशिएट किया जाए? पर्सन होता है, उसके विचार होते हैं, इज़न्ट इट? तो पर्सन क्या है, एक व्यक्ति क्या है? ये तो भौतिक इकाई है, एक व्यक्ति भौतिक इकाई है, एक क्या कहेंगे उसको, इट इज़ ए फिजिकल एंटिटी। पर्सन इज़ ए फिजिकल एंटिटी। उसके विचार जो है उससे अलग होते हैं। वो क्या होता है? इट इज़ ए एब्स्ट्रैक्ट एंटिटी एंड प्रोडक्ट ऑफ पर्सनस माइंड। ये अमूर्त होते हैं, इज़न्ट इट? विचार को हम भौतिक नहीं कह सकते, अभौतिक है ये, लेकिन व्यक्ति भौतिक है। व्यक्ति का विचार उसके ब्रेन से पैदा होता है, तो इसीलिए व्यक्ति अलग है और विचार अलग है। तो इसको हम डीमार्केट करना चाहिए, इज़न्ट इट? इसके बीच में एक फ़र्क हमें करना ज़रूरी है। तो ये जो व्यक्ति होता है, दिस पर्सन, उसका वो जो है, तो वो पर्सन इज़ ए फिजिकल एंटिटी एंड दिस फिजिकल एंटिटी इज़ अनचेंजेबल,
isn't it? Person is a physical entity and this physical entity is unchangeable, अपरिवर्तनीय है। ये व्यक्ति है, उसको हम उसके फिजिकल एंटिटी को नहीं बदल सकते, लेकिन उसका जो विचार होता है वो परिवर्तनीय होता है। ये बात को भी हमें समझना चाहिए। थॉट्स कुड बी चेंजेबल, isn't it? व्यक्ति को हम उसका फिजिकल अपीयरेंस या फिजिकल स्ट्रक्चर नहीं बदल सकते हैं, लेकिन ये उसके थॉट्स जो होते हैं वो परिवर्तनीय है। थॉट्स कुड बी चेंज्ड, isn't it? We cannot change the physical entity of a person, but we can change the thoughts of a person. तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो विचार होते हैं वो परिवर्तनीय होते हैं, जबकि वो व्यक्ति अपरिवर्तनीय है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। यू डोंट ट्राई टू फाइट विथ अ पर्सन, isn't it? वो तो फिजिकल एंटिटी है, लेकिन उसके विचार जो है जो परिवर्तनीय है उसको चेंज करने की कोशिश ज़रूर करना चाहिए। तो इस बात को हमें यहाँ ध्यान रखना चाहिए, isn't it? तो बहुत सारे लोग इस बात को भूल जाते हैं, isn't it? सो पर्सन इज़ ए कैरियर ऑफ ए स्पेसिफिक थाट। तो पर्सन क्या है? विचारों का वाहक है, isn't it? दिस पर्सन, हिज फिजिकल बॉडी इज़ ए कैरियर ऑफ हिज थाट। वो विचारों का वाहक है, isn't it? इसीलिए ट्राई टू चेंज द पर्सनस थाट। विचार परिवर्तनशील है, isn't it? तो ये विचार को वो कैरी करने वाला जो इंसान है उसको नहीं बदलना है, हमें उसके विचार को बदलना है। तो ये बात को हमें यहाँ समझ लेनी चाहिए, इसीलिए झगड़ा कम हो सकता है। चेंज इन पर्सन एंड हिज बिहेवियर। व्यक्ति और उसके व्यवहार में बदलाव हो सकता है। कब बदलाव होगा? व्हेन देर इज़ अ चेंज इन पर्सनस थॉट। व्यक्ति के विचारों में परिवर्तन अगर होता है तो उसके बर्ताव में भी परिवर्तन होता है। सो दिस इज़ द इम्पोर्टेंट अल्टीमेट कंक्लूजन, isn't it? चेंज इन पर्सनस थॉट। व्यक्ति के विचारों में परिवर्तन होगा तो देर विल बी चेंज इन पर्सन एंड हिज बिहेवियर। व्यक्ति और उसके विचार में बदलाव हो सकता है। तो इस प्रकार से हम जब समझेंगे इन सारी बातों को तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, isn't it? चेंज इन द थॉट ऑफ ए पर्सन विल अल्टीमेटली चेंज इन द बिहेवियर ऑफ द पर्सन। तो इस बात को हाईलाइट करना चाहेंगे हम। सो दिस इज़ द थिंग दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड ड्यूरिंग डिस्कशन। पर्सन एंड हिज थॉट्स आर टू डिफरेंट एंटिटीज़। तो ये इसको बहुत ही अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। पर्सन इज़ ए बॉडी अलॉन्ग विथ हिज और हर ब्रेन। तो ये देखिए एक बॉडी है, ये उसका दिमाग है, isn't it? तो ये फिजिकल एंटिटी है। ब्रेन प्रोड्यूस सर्टन थॉट्स। तो ये थॉट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसका ब्रेन है। तो ये ब्रेन में से ये एक जेड किस्म के थॉट पैदा हो गए, ओके। दीज थॉट्स हैज़ इनविजिबल सेपरेट एग्जिस्टेंस फ्रॉम हिज फिजिकल बॉडी। तो इसका फिजिकल बॉडी और ये थॉट अलग अलग चीज़ है, isn't it? तो इसको हम समझना चाहिए कि ये पर्सन एक एंटिटी है और ये थॉट एब्स्ट्रैक्ट एंटिटी है। तो ये अलग अलग चीज़ है, क्योंकि ये जो पर्सन है द थॉट्स कुड बी सेपरेटेड फ्रॉम द पर्सन। तो ये अलग अलग हो जा सकते हैं, कर सकते हैं हम पर्सन को उसके थॉट से अलग कर सकते हैं, हम बदल सकते हैं इन थॉट को। तो जैसा कि ये पर्सन अलग हो गया थॉट से और ये पर्सन से भी उसके थॉट अलग हो सकते हैं। तो ये अलग अलग एंटिटीज़ है, isn't it? द पर्सन एंड द पर्सनल थॉट्स कुड बी सेपरेटेड। तो ये बात को हमें अच्छी तरह समझना है। प्रैक्टिस टू सेपरेट पर्सन एंड हिज थॉट्स। तो इसका भी हमें थोड़ा सा अभ्यास करना चाहिए, isn't it? We have to practice to separate person and his thoughts, isn't it? तो खुद को ये समझाना ज़रूरी है कि पर्सन और उसके थॉट अलग हो सकते हैं। पर्सनस थॉट कुड बी चेंज्ड। तो ये थॉट्स हम बदल सकते हैं, ये कर सकते हैं। कैसे? तो अब ये जेड थॉट गए, एक्स थॉट आ गया, isn't it? पहले जो यहाँ पे जेड थॉट था तो ये जेड थॉट को हमने उसके विचारों में परिवर्तन लाया तो उसके थॉट अब एक्स बन गए। व्यक्ति तो वही है, isn't it? तो व्यक्ति वही है, उसका पहले थॉट था जेड, उसके ऊपर हमने मेंटल प्रोसेस की, उसको सिखाया और उसके थॉट जेड से एक्स बन गए। व्यक्ति तो वही है लेकिन अभी उसके थॉट एक्स है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि पर्सनस थॉट कुड बी चेंज्ड
व्यक्ति के विचार हम बदला सकते हैं। एक्स से अभी वाई थॉट हो गए, है ना। तो इस प्रकार से मैं बताना चाहूँगा कि एक्स थॉट है, एक्स थॉट को अगर बदलना है उसके वाई थॉट हम उसके अंदर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। सो यू कैन इंट्रोड्यूस वाई थॉट ऑल्सो, पर्सन इज द सेम बट थॉट्स आर चेंज्ड। सो ये प्रक्रिया हम कर सकते हैं थ्रू कंडीशनिंग ऑफ द माइंड, isn't it? There is a process, conditioning of the mind. Person thought could be changed. Change in thoughts could change the person, isn't it? उसके विचारों में बदल आएगा तो उसके बर्ताव में भी बदल आएगा। तो जैसे मैंने बताया कि व्यक्ति होता है, उसके थॉट होते हैं, और थॉट और पर्सन ये दोनों मिला करके उसकी बनती है पर्सनालिटी, व्यक्तित्व। सो पर्सन प्लस थॉट इज इक्वल टू पर्सनालिटी। व्यक्ति, उसके विचार, उससे बनता है उसका व्यक्तित्व। अगर थॉट हमें बदलना है, समझो अभी एक व्यक्ति के ये थॉट है, ये थॉट हमको बदलना है, तो उसको कंडीशनिंग करो, उसको ट्रेनिंग दो, उसको एजुकेट करो, सो वी कैन चेंज द थॉट। तो हमें यहाँ पर थॉट को बदलना है, पर्सन को नहीं बदलना है, थॉट को बदलना है। तो कैसे बदलेंगे? तो थॉट निकाल दो, उसको कंडीशनिंग करो, उसको ट्रेनिंग दो, उसको पढ़ाओ, दूसरे थॉट आ गए। ये थॉट नहीं चाहिए, इसको बदल दो, दूसरे थॉट ले लो। ये थॉट नहीं चाहिए, इसको बदल दो, दूसरे थॉट ले लो। ये थॉट नहीं चाहिए, दूसरे थॉट्स लो, बदल दो। उसके विचारों को बदलना है हमें। पर्सन को हम बदल रहे नहीं है, पर्सन वही है, लेकिन उसकी जो विचारधारा है उसको हम बदला सकते हैं। सो दिस थिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड। सो पर्सन इज़ डिफरेंट, उसके थॉट्स डिफरेंट है। व्यक्ति, विचार, व्यक्तिमत्व, ये जो फार्मूला है ये बनता है, लेकिन वह थॉट्स आर इम्पॉर्टेंट। तो इसको, ये जो थॉट्स है, ये थॉट को हमें हाईलाइट करना है, व्यक्ति को वैसे ही रखना है, थॉट को बदल सकते हैं, isn't it? So this is the bottom line of this particular slide. तो ये विचार को बदलने की जो प्रक्रिया है वो क्या है? तो ट्रेनिंग ऑफ माइंड, मस्तिष्क का प्रशिक्षण, उसको एजुकेट करो, isn't it? This is the process, but this process is time consuming process. This is a cumbersome process. It is not a easy process, isn't it? किसी भी व्यक्ति के जो विचार होते हैं उसको पहले विचार को इरेज करके नए विचार उसके मस्तिष्क में डालना, ये कोई साधारण प्रक्रिया नहीं है, isn't it? So ट्रेनिंग ऑफ माइंड या प्रशिक्षण ये बहुत क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, लेकिन हो सकती है। तो इस प्रकार से हमें ये समझ लेना चाहिए कि पर्सन एंड हिज थॉट्स आर टू डिफरेंट एंटिटीज़। तो इस प्रकार से जब हम समझेंगे तो हमारे अंदर बहुत सारा बदलाव आएगा, संगठन भी टूटेगा नहीं। सो रिक्विजिट फॉर डिस्कशन, डिस्कशन के लिए क्या बातें ज़रूरी है? तो ओपननेस ऑफ माइंड टू पेव वे फॉर न्यू थॉट्स, नए विचार स्वागत हमें करना चाहिए। जो नए विचार है उनका स्वागत हमें करना चाहिए विथ ओपन माइंड, माइंड ओपन रखना चाहिए। उसके बाद में व्हेन न्यू थॉट इज एंटरिंग इन माइंड, ओल्ड थॉट्स क्रॉसेस द वे ऑफ न्यू थॉट्स एंड कॉन्फ्लिक्ट बिगिंस। जब मन में नए विचार प्रवेश करते हैं तो पुराने विचार नए विचारों के रास्ते में आ जाते हैं और संघर्ष शुरू हो जाता है। ये कॉमन प्रोसेस है। हमारे पुराने विचार जो होते हैं वो नए विचारों को रोकना शुरू कर देते हैं, वो उसके रास्ते में आ जाते हैं। तो इसको भी हम खुद को ट्रेनिंग देना पड़ता है, जिसे मैं कहूँगा कि स्वयं सूचना, isn't it? सेल्फ ट्रेनिंग, isn't it? सो इट इज़ ए थॉट प्रोसेस। तो ये थॉट प्रोसेस जो होती है ये स्विच ऑन करनी पड़ती है, isn't it? पुराने विचारों को थोड़ा सा बांध के रखना पड़ता है, isn't it? ट्रेन योरसेल्फ टू लेट न्यू आइडियाज़ एंटर द माइंड विदाउट प्रेजुडाइज। खुद को प्रशिक्षित करें, नए विचारों को बिना किसी पूर्वग्रह के दिमाग में आने दे। तो ये भी खुद को ट्रेनिंग देने की एक प्रक्रिया है, isn't it? सो खुद को ऐसा बनाना पड़ता है कि न्यू आइडियाज़ अगर आना चाहते तो पहले के जो आइडियाज़ होते हैं वो पूर्वग्रह दूषित होती है, उसको थोड़ा सा बाजू में रखना चाहिए और नए विचारों को स्वीकारना चाहिए। प्रोसेस न्यू आइडियाज़, तो नए विचार जब आएंगे उसके ऊपर प्रोसेस करो, प्रक्रिया करो। ऑन फैकल्टी ऑफ रीजनिंग कंपेयर न्यू थॉट्स विथ ओल्ड थॉट्स एंड देन एक्सेप्ट और डिस्कार्ड द न्यू आइडियाज़। तो नए विचारों को पहले अंदर ले,
उसके ऊपर प्रक्रिया करें और उसको लॉजिकली चेक करें कि नए विचार ठीक है या गलत है। नए विचारों को संसाधित करें, तर्क शक्ति पर नए विचारों की तुलना पुराने विचारों से करें और फिर नए विचार को स्वीकार करें या त्याग दें। तो फिर बाद में हमें डिसीजन ले सकते हैं कि ये जो नया विचार है इसका क्या करें। तो पहले तो नया विचार हमें अंदर लेना चाहिए, ब्रेन के अंदर, दिमाग के अंदर, उसके ऊपर प्रक्रिया करनी चाहिए। तर्क शक्ति यूज़ करो, लॉजिक यूज़ करो, साइंटिफिक एटीट्यूड यूज़ करो और जांचो कि नया जो विचार है वो ठीक है या गलत है। अगर वो ठीक है तो उसको स्वीकार करो, गलत है तो उसको छोड़ दो, दैट सिंपल। लेकिन जब ये होता है तो हम दूसरों के विचारों से बहुत ज़्यादा टकराव करते हैं, ये नहीं होना चाहिए। प्रोटोकॉल फॉर न्यू आइडिया एक्सेप्टेंस, नए विचार स्वीकृति के लिए मार्गदर्शन। तो नए विचार स्वीकृति करना है, न्यू आइडियाज़ है, नए विचार है, तो उसकी स्वीकृति करने के लिए, उसको एक्सेप्ट करने के लिए वन शुड हैव ओपन माइंड डोर्स, इज़न्ट इट, ओपन माइंड डोर्स टू फैसिलिटेट न्यू आइडियाज़ टू एंटर। तो ये पहली स्टेप है, नए विचारों को प्रवेश की सुविधा देने के लिए दिमाग के दरवाजे खोले। बहुत सारे लोग ये काम करते नहीं हैं, इज़न्ट इट, खुद का जो दिमाग है उसको बंद करके रखते हैं, इज़न्ट इट। सो वन शुड ओपन द माइंड, इज़न्ट इट, टू एंटर द न्यू थॉट्स। ये पहली स्टेप है, ये होनी चाहिए। ब्रिडल ओल्ड थॉट्स, अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ओल्ड एंड न्यू थॉट्स, पुराने और नए विचारों के बीच टकराव से बचने के लिए पुराने विचारों पर लगाम लगाए। तो पुराने विचारों को थोड़ा सा खींच के पकड़ना पड़ता है, उसको लगाम लगाना पड़ता है, पुराने विचारों को थोड़ा बाजू में रखना पड़ता है, तो नए विचार के ऊपर कुछ लॉजिकल थिंकिंग हो सकती है। तो ये दूसरी स्टेप है। उसके बाद में प्रोसेस न्यू थॉट्स विथ फैकल्टी, नए विचारों को मन से क्रियान्वित करें। तो नए विचार जब हमारे दिमाग में आएंगे तो उसके ऊपर प्रोसेस करनी चाहिए। हमारे ब्रेन के जो भी पावर्स हैं, लॉजिकल पावर्स है, थिंकिंग है, साइंटिफिक एटीट्यूड है, इज़न्ट इट, उससे उसको जांचें परखें और फिर उसके ऊपर प्रोसेस करें। और ये प्रोसेस होने के बाद फिर डिसाइड करें कि वेदर टू एक्सेप्ट न्यू आइडिया और डिस्कार्ड न्यू आइडिया, नए विचार को स्वीकार करना है या उस विचार को त्याग देना है, ये बाद में की प्रोसेस है। एंड दिस इज़ द अल्टीमेट इन्फरेंस कंक्लूजन। सो दिस इज़ द प्रोटोकॉल फॉर व्हाट कैन से एक्सेप्टेंस ऑफ न्यू थॉट्स। तो ये दिशा में हमारा ये पूरा सोच जाना चाहिए। कोई दूसरे व्यक्ति के साथ जब हमारे विचारों का टकराव होता है तो वन हैज़ टू फॉलो दिस प्रोटोकॉल और पाथवे फॉर लॉजिकल थिंकिंग। ओके, टेक्निक टू एडॉप्ट न्यू आइडियाज़। तो नए जो विचार होते हैं, न्यू आइडियाज़ एडॉप्शन नीड्स ट्रेनिंग ऑफ माइंड, थॉट कॉजिटेशन, नव विचार चिंतन व चिकित्सा, ये प्रोसेस होनी चाहिए दिमाग के अंदर। रिपीटेड सेल्फ इंस्ट्रक्शन फॉर सेल्फ गाइडेंस टू एक्सेप्ट एंड एसिमुलेट न्यू थॉट्स, वारंवार स्वयं सूचना देनी चाहिए, खुद को इंस्ट्रक्ट करते रहना चाहिए कि नहीं, मुझे ये थॉट पहले इसके ऊपर सोचना है, ये थॉट अच्छा है, ये स्वीकार करना है, मेरे जो थॉट है वो गलत है, उसको निकाल देना चाहिए। तो दीज आर द सेल्फ इंस्ट्रक्शंस, खुद को इंस्ट्रक्ट करो, खुद को बताओ, इज़न्ट इट, जिसे हम स्वयं सूचना कह सकते हैं। तो ये मेथड खुद को अप्लाई करके वी कैन चेंज आवर ओल्ड थॉट्स दैट मे बी यूजलेस। तो ये होता है विथ होल्डिंग ओल्ड प्रेजुडाइसेस, पुराने पूर्वग्रहों को रोकें। तो हमारे अंदर जो भी पुराने कोई थॉट्स होते हैं, प्रेजुडाइसेस होते हैं, उनके ऊपर रोक लगानी चाहिए। सो इन ऑर्डर टू परमिट एंट्रेंस ऑफ न्यू आइडियाज़, दिस प्रोसेस मस्ट बी कॉन्शियसली डन, यह प्रक्रिया सचेत रूप से की जानी चाहिए। सो दीज आर द थिंग्स दैट वी हैव टू फॉलो वाइल एक्सेप्टिंग न्यू थॉट्स ऑफ अनदर पर्सन, इज़न्ट इट। तो ये एसिमिलेशन होना चाहिए, इज़न्ट इट, पुराने थॉट के ऊपर विथ होल्ड करके उनको रोकना चाहिए, इज़न्ट इट। ये जो प्रक्रिया है ये कॉन्शियसली होनी चाहिए, इज़न्ट इट, जानबूझकर हमें यह प्रक्रिया करनी होगी, अन्यथा वी आर नॉट एबल टू एक्सेप्ट न्यू थॉट्स। तो कोई भी संगठन है, उसके अंदर जब भी कोई विचारों का टकराव होता है
तो ये सारी बातों को हम ध्यान में रखना चाहिए, और इस प्रकार से अगर हम सोचते हैं तो मेरे ख्याल से संगठन में विघटन की प्रक्रिया नहीं होगी, शिज़म नहीं होगा, फ्रेगमेंटेशन नहीं होगा, पार्टियां नहीं टूटेगी, संगठन भी नहीं टूटेगा। तो ये सारी बातों का हमें थोड़ा ख्याल करना चाहिए। होप यू अंडरस्टैंड दिस प्रेजेंटेशन। सो थैंक यू फ्रेंड्स। जय भीम।